नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं मोहम्मद अक्सर सौदागर, उनका नाम है। उनकी उम्र लगभग 40 साल की रही होगी उस टाइम में। अब उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। मोहम्मद अक्सर सौदागर एक हाइड्रा क्रेन चालक हैं। वो अपनी क्रेन से ट्रक से वजनी माल को उतारते थे और फिर लोड करते थे, और वो फैक्ट्रियों में भी माल ले जाते थे टांग करके, और कभी छत पर भी चढ़ाया करते थे। तो उनका बहुत तरह का काम था, लेकिन ज़्यादातर काम ट्रकों से बड़े बड़े मशीनरी को चढ़ाना और उतारना था। उनके साथ में उस रात में उनका असिस्टेंट, जिसका नाम था विनोद। विनोद की उम्र लगभग 22 या 23 साल की रही होगी, और वो भी इनके साथ में था। तो क्या हुआ था उस रात को, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुरू करता हूँ आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अक्सर सौदागर है। मैं महाराष्ट्र का अकोला का रहने वाला हूँ। मैं मलकापुर मालेगांव रोड पर उस रात में चल रहा था। वो बड़ी मनहूस रात थी मेरे लिए। मैं उस रात को कभी भूल नहीं पाता हूँ। हम एक ट्रक से माल लोड करके हम दूसरे काम की तरफ में जा रहे थे, और वो जगह थी, उस जगह से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर आगे में। ये जो काम ख़त्म हुआ, ये रात को 11 बजे। अब 11 बजे सब वहाँ का आसपास का जो ढाबा वगैरह था, खाने का होटल था, बंद हो चुका था। हमें भूख भी लग रही थी, विनोद भी भूखा था और हम भी भूखे थे। विनोद कहने लगा, उस्ताद अब तो यहाँ पर खाना मिलना नहीं, सारे होटल वगैरह तो बंद हो चुके हैं। अब चलो, वो पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप के पास में वो ढाबा सारी रात खुला रहता है, और हमें भी तो उससे आगे ही जाना है। तब थोड़ा हाइड्रा का स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैं भी विनोद से कहने लगा, हाँ विनोद, तुम बात सही कह रहे हो, भूख तो मुझे भी लग रही है। और मैं हाइड्रा का स्पीड बढ़ा दिया था। वो जो 15 किलोमीटर की दूरी थी, मुश्किल से उस रात में खाली रोड पर आधा या पौन घंटे की रही होगी, और हम आधा घंटा से ऊपर चल चुके थे। लेकिन जो वो पेट्रोल पंप था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरी रात थी, बहुत ही सुनसान काली रात थी वो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, और हम बार बार उस पेट्रोल पंप को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पेट्रोल पंप ना मुझे नज़र आ रहा था, ना विनोद को नज़र आ रहा था। अब विनोद कहने लगा, उस्ताद कहीं तुम गलत रोड पर तो नहीं अपना गाड़ी ले आए? मैं हंसते हुए कहा, अरे नहीं विनोद, मैं बिल्कुल सही रोड पर चल रहा हूँ, इकलौता तो रोड है ये, इसमें तो कोई हम बाएं दाएं जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल इसी रोड पर चल रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था, ये तो काफ़ी देर हो चुका है। अब विनोद रोड पर ध्यान रखने लगा। पहले हम लोग बातचीत आपस में करते हुए जा रहे थे, इसलिए हमारा ध्यान रोड के साइड में नहीं था। अब विनोद अब ध्यान लगाने लगा, और तभी आधा घंटा और हो चुका था उसी रोड पर चलते हुए, लेकिन जो जो पेट्रोल पंप नज़र आना चाहिए था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा था। और तभी विनोद चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद, तुम तो बार बार इसी जगह पर घूमते जा रहे हो, हम तो जहाँ से चले थे फिर दोबारा वहीं से शुरुआत हो रही है, ये चक्कर क्या है?
कैसे गाड़ी चला रहे हो आप? मैं घबरा गया उसकी बात सुन करके। अरे विनोद, मैं तो तुम्हारे सामने चल रहा हूँ, सीधी रोड पर। मैं कहाँ गोल गोल अपना गाड़ी घुमा रहा हूँ? तुम ध्यान से देखो, हम इसी रोड पर चलते जा रहे हैं। विनोद, नहीं उस्ताद, कहने लगा, मैं देख चुका हूँ और आप भी नज़र मारो। अब मैं भी अब ध्यान देने लगा रोड पर। अब मुझे भी वही नज़र आने लगा जो विनोद कह रहा था। वही चीज़ हमें बार बार उस जगह पर नज़र आ रही थी। वही पेड़ पौधे, वही सब जो दृश्य था। हम आधा घंटा आगे निकलते जा रहे थे और वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे लग रहा था कि हम उसी जगह पर बंध के रह गए हों और हम गोल गोल उसी जगह पर घूम रहे हों। अब ये सब देख करके तो मेरी हालत कुछ ख़राब हो गई थी। लेकिन विनोद कह रहा था, कह रहे उस्ताद, इस हाइड्रा की स्पीड और तेज़ करो, जल्दी करो उस्ताद, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। उसको नहीं मालूम कि अब हम लोग के साथ में क्या होने वाला है। वो भूख से व्याकुल था और हमें बोल रहा था कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अब मैं मैक्सिमम स्पीड पर हाइड्रा क्रेन को डाल चुका था, लेकिन हम तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। मैंने सुना था, बहुत साल पहले की बात है, कि इस रोड पर कोई भूत छलावा का आतंक था, दिखाई देता था, और जिस शख्स को वो नज़र आ जाए तो उसका तो मरना तय है। अगर वो छलावा से वो मिल लिया, इंसान छलावा को देख लिया, या तो वो किसी तरह बच भी गया तो वो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती थी। वो पंगु बन जाता था ज़िंदगी भर के लिए। अब वैसे तो उसके चक्कर में जो फंसा वो जिंदा बचना ही नहीं था। अब मैं वही बात अब सोचने लगा था मन में, कहीं हम उसी छलावा के जाल में तो नहीं फंस गए जो मैं बहुत साल पहले सुना था कि इस रोड पर ऐसे कोई छलावा रहता है और वो लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग बाग तो इस रोड पर आगे निकलते जाते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते, बार बार उसी जगह पर घूम घूम करके वो आ जाते हैं और फिर उस छलावा के जाल में फंस जाते हैं। इतनी बात मन में ध्यान आते ही और मैं व्याकुल हो चुका था, मन में एक डर पैदा हो चुका था। मैं विनोद को बोला, विनोद, एक बात बोलूँ तुमसे? विनोद बोला, हाँ हाँ, लेकिन स्पीड बढ़ाए रखो उस्ताद, अब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने बोला, विनोद, भूख की बात छोड़ो, अब जान बचाने की बात सोचो। वो कहने लगा, ऐसा क्या उस्ताद, हम लोग तो सही सलामत हैं। मैं कहने लगा कि देखो, मैंने सुना है कि इस रोड पर भूत प्रेत रहते हैं, एक छलावा रहता है जो लोगों को भ्रमित कर देता है और इस रोड से निकलने नहीं देता। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विनोद हंसने लगा। अरे छोड़ो भी उस्ताद, ये ज़माना देखो, किस ज़माने की तुम बात कर रहे हो, ये साइंस का ज़माना है, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। तुम हाइड्रा को चलाते रहो, हाँ हो सकता है थोड़ा हम देर में पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे जरूर, जल्दी करो। अब ये सब बात करके मुझे डराने की कोशिश मत करो। अब तो बात ही ख़त्म हो गई थी। अब मैं क्या बोलूँ विनोद से, जो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अब फिर मैं रोड की तरफ ध्यान लगाए और हाइड्रा क्रेन को दौड़ाने लगा। अचानक जो विनोद था वो उछल पड़ा, बोला, उस्ताद उस्ताद, देखो मुझे रोशनी नज़र आ रही है बाएं साइड में, ध्यान से देखो, वो लग रहा है कोई ढाबा है, अब वहीं पर गाड़ी को लगाओ। मैंने देखा कि हाँ, एक जगह पर मुझे रोशनी नज़र आ रही थी, लेकिन रोशनी बहुत धीमी थी, जैसे लग रहा था कि कोई लालटेन या कोई ढिबरी जल रही हो। वहाँ बिजली का लट्टू वगैरह नहीं जल रहे थे। अब हम उस जगह में पहुँच गए थे। अब फिर मैंने हाइड्रा रोक लिया। अब फिर मैं उस जगह को ध्यान से देखने लगा। विनोद उतरने वाला था, यानी कि विनोद रुक दो, एक मिनट देखने तो दो, क्या ये ढाबा ही है? मैंने देखा ढाबे की तरह ही बना हुआ था,
लेकिन इस रोड पर मैंने ये ढाबा पहली बार देख रहा था। मैंने आज तक इस ढाबे को देखा नहीं था। मेरे मन में डाउट था। अब विनोद जो था बार बार हाइड्रा से उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मना कर रहा था कि विनोद थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे ज़रा जांचने दो, परखने दो क्या हम सही जगह पर हैं। लेकिन विनोद उतवालापन दिखाई दे रहा था, उतरने को जल्दी थी, शायद भूख की वजह से। मैंने ध्यान से देखा, वो उस जगह पर लालटेन भी नहीं जल रही थी। वो ढिबरी थी पुराने ज़माने वाली, जो मिट्टी के तेल से, घासलेट से वो जलती थी। और वैसी ढिबरी वहाँ पर 3-4 मुझे जलती हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि वो ढाबा ही है। और वहाँ पर एक शख्स दिखाई पड़ रहा था, काउंटर पर बैठा हुआ। अब जो विनोद था कहने लगा, उस्ताद कब तक तुम सोचोगे समझोगे, मैं तो उतर रहा हूँ और तुम भी आ जाओ। विनोद हाइड्रा से उतर गया और उतर के 2 कदम आगे ही चला था और तब तक मैं आवाज़ मार दिया, विनोद विनोद आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो। लेकिन मैं उस ढाबे में गड़बड़ नज़र आई थी। मैं ये ढाबा को कभी देखा नहीं था इस रोड पर, और ये रातों रात ये ढाबा कहाँ से खड़ा हो गया। मेरे मन में यही विचार आया था कि ये सब उसी छलावा का किया धरा है। वो छलावा हम लोग को जाल में फंसाना चाहता है। अब मैं विनोद को रोक दिया, विनोद वापस आओ, बिल्कुल आगे मत जाना, नहीं तो भाई तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे। वापस आओ विनोद। विनोद वहीं रुक कर के देखने लगा, कभी मेरी तरफ देख रहा है और कभी उस ढाबे की तरफ देख रहा है। और उसमें एक इंसान बैठा वो हमारी तरफ देख रहा था, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था। वो शायद हम लोग को वो आने का इंतज़ार कर रहा था कि हम वहाँ तक पहुँचे और उसकी जाल में फंसे। मैं विनोद को डांटने लगा, विनोद तुम नीचे मत खड़ा हो, तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन विनोद वो माना नहीं, कह रहा, उस्ताद अरे तुम शांत रहो, ये ढाबा ही है, मैं जा कर के आता हूँ, देख के आता हूँ कि उसके पास खाने के क्या क्या है। वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं माना और उस ढाबे के पास चला गया। ढाबे के पास जाकर के जो दुकानदार था, उस ढाबे के मालिक था जो हमें दिखाई पड़ रहा था, उससे वो कुछ बात करने लगा। क्या बात हुई नहीं, वो दूरी था, मैं सुन नहीं पाया था। और अचानक उस जगह पर बिल्कुल धुआं सा भरने लगा था। वो काला काला धुआं हर तरफ उस ढाबे में नज़र आने लगा। वो जो दिया जल रही थी मिट्टी का ढिबरी, उसकी रोशनी भी अब उस धुएं में ढक चुकी थी। कहा जाए तो उस धुएं ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और अंधेरा सा हो चुका था, जिसमें हमारा विनोद नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं तो देख कर के एकदम हैरान सा रह गया था, और मुझे तो इसी चीज़ की आशंका थी कि वो ढाबा ही नकली है और जो इंसान बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें भी वो नकली है। शायद वही छलावा है जो ये मायाजाल रचा हुआ है। अब मैं हाइड्रा पर बैठे ही बैठे चिल्लाने लगा, विनोद विनोद भाग के आओ मेरे भाई, भाग के आओ, अपनी जान बचाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ मेरे भाई। मैं बार बार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन विनोद कोई जवाब नहीं दे रहा था। करीब करीब 10 मिनट से ऊपर का समय हो चुका था। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक चुका था, लेकिन विनोद का कहीं आता पता नहीं था। अब मैं उस जगह पर डर के मारे नहीं जा रहा था कि अगर मैं भी गया तो मेरा भी हाल विनोद की तरह ही होगा, मैं भी उस धुएं के अंदर फंस जाऊंगा। मैं अपने हाइड्रा पर बैठे बैठे फिर से विनोद विनोद चिल्ला रहा था। और उस टाइम देखिए, रोड पर जो ट्रैफिक थी, एक भी ट्रैफिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो रोड चलता पुरजा रोड था, सारी रात चलता था, लेकिन उस वक्त में कोई ट्रैफिक उस रोड से गुजर नहीं रही थी। ये अचंभे वाली बात थी। हाँ, मैं अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ चुका था कि सब खेल उसी छलावा का है। अब तो विनोद फंस चुका है, अब अगला नंबर मेरा है और मुझे भी वो
अपनी जाल में फंसा लेगा और मुझे भी अब मार देगा। हाइड्रा को हमने बंद कर दिया था। अब मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा कि मैं स्टार्ट करूं और आगे की तरफ बढ़ूं, थोड़ा सा आगे जा कर के हाइड्रा रोकूंगा और फिर मैं विनोद को आवाज़ दूंगा। लेकिन अब मेरा हाइड्रा का इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब मैं डबल परेशानी में फंस चुका था कि शायद ये भी छलावा का एक किया धरा जाल ही है, जिससे हमारा हाइड्रा बिल्कुल बंद हो चुका है। अब मैं वहीं पर हाइड्रा पर अपने स्टीयरिंग के सीट पर बैठा बैठा अब विनोद विनोद चिल्लाए जा रहा था। सड़क के दोनों साइड में देखते जा रहा था कि कोई गाड़ी नज़र आए तो उसको रोका जाए, उससे कुछ मदद लिया जाए। लेकिन बिल्कुल रोड सुनसान पड़ी हुई थी। एक तो अंधेरी रात थी और ऊपर से सड़कें बिल्कुल सुनी सपाटी पड़ी हुई थी। और 10 मिनट बीत चुका था। मैं डर के मारे कांप रहा था कि अब पता नहीं अब क्या हो, अब क्या हो। यही डर मुझे सता रहा था। क्या विनोद आ जाएगा बाहर? और तभी विनोद उस धुएं से बाहर निकला और सही कदमों से चलता हुआ और हमारी हाइड्रा की तरफ बढ़ा। और मैंने देखा उसकी जो आंखें थी बिल्कुल चौड़ी फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। मोटी मोटी सी आंखें नज़र आ रही थी और उस आँखों में कुछ लाल सा मुझे नज़र आ रहा था, जैसे नशे में हो, ऐसा विनोद का आंखें हुई पड़ी थी और चेहरा भी कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा था। मैं देखते ही विनोद को चिल्लाया, अरे विनोद, तुम कहाँ उस जगह फंस गए? वो तो छलावा का ढाबा है। वो कहने लगा, हाँ उस्ताद, तुम सही कह रहे थे, ये छलावा का ही ढाबा है। उस छलावा ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया था और मुझे वो खाना खिलाने लगा। मैं नहीं खा रहा था, मैं बेहद डरा हुआ था, लेकिन ज़बरदस्ती वो खाना खिलाया जा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, कड़कती हुई आवाज़ मुझे लग रही थी। और वो जो खाना दे रहा था वो खाना खाने के लायक नहीं था। सब कुछ सड़ा गला मांस हमारे आगे परोस रहा था और बोल रहा था, तुम इसको खा लो। लेकिन उस्ताद, मैंने उसका खाना नहीं खाया। अब बहुत मुश्किल से मैं उसे अपनी जान छुड़ा करके आ गया हूँ। अब चलो उस्ताद, यहाँ रुको मत, नहीं तो आगे छलावा क्या करेगा मुझे नहीं पता। मैं अब जल्दी से हाइड्रा को स्टार्ट करने लगा, लेकिन संजोग देखिए, उस टाइम मैं स्टार्ट कर रहा था और नहीं हो रहा था। और जैसे ही विनोद आया, हाइड्रा मेरे स्टार्ट हो गया। अब डर तो मुझे बहुत लग रहा था। विनोद बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अब शायद उसको भूख नहीं लग रही थी, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा था। मैं पूछने लगा, विनोद, और तुम्हारे साथ में क्या किया उसने? बोला, कुछ नहीं। वो बोला, बैठ जाओ। हम बैठ गए थे। पता नहीं उसकी आंखों में क्या जादू था, मैं इनकार ही नहीं कर पाया। और फिर बैठते ही वो आगे सड़ा गला मांस ले करके एक थाली में ले आया और मेरे आगे रख दिया। और उसमें बदबू भी आ रही थी और वो कह रहा था कि तुम इसको खाओ। मैं सड़ा गला मांस कैसे खाता? अब मैं तो नॉन वेज खाता भी नहीं हूँ, तो मैं बताओ उस्ताद कैसे खा लूँ? विनोद बोलता जा रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो बिल्कुल डरा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद में अब विनोद डरा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे आशंका सी हो रही थी कि कहीं विनोद के साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ है, जो हमें सच्चाई नहीं बता रहा है। अब हम उस जगह से हाइड्रा को दौड़ा दिए थे। अब हाइड्रा दौड़ती चली जा रही थी और वो जो ढाबा था धुएं वाला, वो अब मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। वो काफ़ी पीछे छूट चुका था। और थोड़ी देर के बाद ही मुझे वो पेट्रोल पंप नज़र आया जिसमें लाइट चमक रही थी। हम उस जगह पर पहुंच गए और पेट्रोल पंप पर जा कर के हमने गाड़ी रोक दिया हाइड्रा को।
आज मैं उस जगह पहुंच कर के मुझे बहुत शांति मिली थी। जो आधा डर था मेरा कम हो चुका था। विनोद का चेहरा अभी भी ऐसा ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। आंखें अभी भी कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही थी और आंखों में जैसे खून चढ़ा हो या नशे में हो, ऐसा मुझे आंखें उसकी दिखाई दे रही थी। चेहरा भी उसका लाल सा नज़र आ रहा था। मैं जब वहाँ उस जगह पहुँच गया तब मैंने विनोद से पूछा, विनोद क्या तुम बिल्कुल सही हो? क्या तुम्हारे साथ में कुछ उस छलावा ने गलत तो नहीं किया है? वो कहने लगा, नहीं उस्ताद, मेरे साथ में कुछ गलत नहीं किया, बस वही खाना खिला रहा था जो मैं नहीं खाया। और इसके बाद वो नाराज़ हो गया था और जैसे ही वो खाना उठा करके किचन में गया उसी वक्त मैं उस जगह से भाग निकला था। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो छलावा जिसको दिख जाए उसका मौत तो निश्चित है, तो ये विनोद कैसे बच कर के आ गया? मुझे इसी बात पर संदेह था। विनोद बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था, बस चेहरे पर थोड़ा बदलाव था, इसके अलावा वो बिल्कुल सही सलामत था। अब हमने तो हाइड्रा रोक दिया था और पेट्रोल पंप खुला हुआ था। अब मैं जा कर के कर्मचारी से, मैं तो वहाँ आता जाता रहता था, डीजल पेट्रोल वहाँ सारी रात मिलती थी और सारे कर्मचारी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। वो कहने लगे कि भाई इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? फिर मैंने अपनी सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुन कर के वो विनोद की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। क्या यही लड़का था जो अंदर गया था उस ढाबे में? मैंने बोला, हाँ भाई यही था। भाई इसको तो शायद ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो हमने तो सुना है उस छलावा के जाल में जो भी फंस जाता है वो कभी बच नहीं पाता। शायद ईश्वर की कृपा से ही ये बच पाया है। और वो छलावा तो सालों में, महीनों में, 6 महीनों में दिखाई पड़ता है और जब भी दिखाई पड़ता है कोई ना कोई कांड ज़रूर होता है, वो खबर ज़रूर मिलती है। तो लग रहा भाई कि आज आप लोगों का नंबर था उस जगह पर। मैंने बोला, हाँ भाई, लेकिन मैं तो अपना हाइड्रा से नीचे उतरा नहीं। बस विनोद ही मेरे मना करने के बावजूद उस ढाबे के अंदर पहुंच गया था। खैर अब जो बात बीत चुकी थी अब तो ख़त्म ही हो गई थी और वहाँ पर पेट्रोल पंप के थोड़ी सी बगल में वही ढाबा था जहाँ हम लोग खाना खाया करते थे। अब उस ढाबा पर पहुँच गए थे और विनोद को ही पूछा, लेकिन कहा कि नहीं, मेरा पेट भर चुका है, मेरे भूख जो है ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप खा लो। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत मैं खाना खाया। खाना तो मेरी भी भूख मर चुकी थी इतना सब झेलने के बाद में। फिर हम अपने ठिकाने पर जहाँ हमें दूसरा काम करना था वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर जब हम काम पर लगे तो फिर सुबह हो चुकी थी। और जब सुबह हम काम ख़त्म करके निकले तो विनोद कहने लगा कि उस्ताद, मैं अब आपके साथ इस हाइड्रा पर काम नहीं कर पाऊँगा, से आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके यहाँ रह नहीं पाऊँगा। मैं पूछने लगा कि क्यों विनोद, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? कह रहा, नहीं उस्ताद, मुझे अब काम ही नहीं करना इस लाइन में, मैं कुछ और करूँगा। और वो चला गया। अब विनोद से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी दोबारा। मैं भी अब इस जो हाइड्रा था जिसका मालिक मैं चलाता था और इसका भी मैं काम छोड़ दिया था। मैं दूसरा हाइड्रा पकड़ लिया था दूसरे मालिक का। फिर मेरी विनोद से कभी मुलाकात नहीं हो पाई और एक दिन मुझे वो बुरी खबर मिली कि विनोद मर चुका है। अब कैसे क्या हुआ, अब इसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं मिली थी, लेकिन इतनी खबर मिली थी कि विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं एकदम सदमे में आ गया था उसकी मौत की खबर सुन करके। अब मुझे वो बात याद आ गई कि लोग कहा करते थे कि उस छलावे के जाल में जो भी फंस जाए वो कभी बच नहीं पाता है। आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा, कल नहीं मरेगा तो परसों मरेगा, सालों में मरेगा, लेकिन मरेगा तो ज़रूर। और वही हाल विनोद के साथ में हुआ था।
मैं उसकी मौत की खबर से बिल्कुल अंदर तक हिल गया था और डर भी मेरे शरीर में लग रहा था कि मैं भी उस जगह पर था, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है। मुझे अपने आप पर बहुत डाउट होने लगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और यही जो डर था मुझे सताने लगा था। और एक रात को ऐसे ही मैं काम पर निकला हुआ था, मेरे साथ में एक दूसरा लड़का था और हम सही सलामत जा रहे थे और अचानक मेरा जो हाइड्रा था मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और सीधा जाकर के एक बरगद का पेड़ से, मोटा बरगद के पेड़ बाएं साइड में रोड पर, और वहाँ जाकर के सीधा टकरा गया। टकराते ही मैं उछल करके दूर जा गिरा था और वो लड़का भी गिरा था। आप गिरते ही मैं अपना होश खो बैठा था। फिर मुझे होश नहीं था कि मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ या क्या हुआ है। मेरी आँख खुली हॉस्पिटल में। वो लड़का तो सही सलामत बच गया था, लेकिन मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें चोट लग चुकी थी और मैं कहा जाए तो अपाहिज बन गया था। और आज भी अपने घर पर मैं अपाहिज हूँ। मेरी उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है। मेरी घर का खर्चा अब मेरे परिवार वाले ही उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।